क्लिनिक ओपन करना एक काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी होती है एक डेंटल स्टूडेंट के लिए। जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ रहे होते हैं तब हमारी काफ़ी सारी फैंटेसीज़ होती हैं कि हमारा क्लिनिक होगा, वहाँ पे अच्छा खासा स्टाफ होगा, पेशेंट्स आएँगे, खूब अच्छा इलाज होगा और बहुत सारी फैंटेसीज़ आपने सोच रखी होंगी। लेकिन जब एट द एंड हम अपना क्लिनिक ओपन करते हैं, तब काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी क्लिनिकल जर्नी के कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो मैंने करी हैं और मैं नहीं चाहता कि आप भी वो सेम गलतियाँ रिपीट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्लिनिक ओपन करने के बाद जो मुझे फ़ील हुई वो थी फ़ियर एंड सेल्फ डाउट। क्लिनिक ओपन जब तक नहीं हुआ था ना, तब तक मैं काफ़ी सारे क्लिनिक्स के ऊपर पेशेंट्स किया करता था। मैंने कॉलेज में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स किए थे। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका था खुद के ऊपर कि यार अब तो कोई भी पेशेंट आ जाए मैं उसको डील कर लूँगा। लेकिन जब मैंने खुद का क्लिनिक ओपन किया, जब मेरे पास मेरा फर्स्ट पेशेंट आया ना, तब एक अजीब-सा डर मन में आने लग गया कि यार ये कैसे हो पाएगा? जबकि पेशेंट ग्रेड 2 मोबिलिटी टीथ लेके आया था एक्सट्रैक्शन के लिए और मुझे डर लग रहा था कि क्या मैं इसका दाँत निकाल पाऊँगा या नहीं। इससे पहले मैं काफ़ी काफ़ी सारे टीथ एक्सट्रैक्ट कर चुका था, काफ़ी कुछ कर चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों वो सेल्फ डाउट आने लग गया, एक डर आने लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ना, तब ये डर सबके अंदर आता है। चाहे आप बीडीएस हो, चाहे आप एमडीएस हो, चाहे आपको कितने ही सालों का एक्सपीरियंस हो, जब आप अपने क्लिनिक पर पहला पेशेंट कर रहे होते हैं ना, तब आपको वो डर फ़ील होता है। ऐसा मैंने अपने सीनियर्स के साथ भी डिस्कस किया, मेरे दोस्तों के साथ भी डिस्कस किया, यार मुझे डर लग रहा है। वो कहते थे ये हमारे साथ भी होता है। और मुझे आज भी याद है कि मुझे 4 से 5 रातों तक नींद भी ढंग से नहीं आती थी क्योंकि मेरे दिमाग में पेशेंट्स ही घूमते रहते थे। मैं ये सोचता था कि आज जो मैंने पेशेंट किया है, क्या वो सही किया है? क्या मैंने उसका दाँत सही एंगल में निकाला था? क्या मैंने उसकी बक्कल बोन फ्रैक्चर तो नहीं कर दी? क्योंकि जब आप पढ़ते ज़्यादा हो, आप चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हो, तो आपको डाउट भी उतने ही ज़्यादा आते हैं। तो सेम चीज़ ऐसा मेरे साथ होती थी। मैं रात को मोबाइल खोल के लिटरेचर्स पढ़ना शुरू कर देता था। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में पेशेंट्स के अलावा कुछ आता ही नहीं था। तो जब मुझे कुछ दिन हो चुके थे क्लिनिक खोले हुए, तब वो मेरा डर कम होने लगा। अब मुझे थोड़ा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने लग गया। ये इससे कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्लिनिक ओपन करने से पहले था। लेकिन अब मुझे उस कॉन्फिडेंस को वापस से रीगेन करना था। न जाने क्यों, न जाने ऐसा क्या होता है क्लिनिक ओपन करने के बाद, लेकिन ये चीज़ होती है और ये सेम चीज़ मेरे दोस्तों के साथ भी हुई है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगर मेरे अराउंड 4-5 लोगों के साथ ये सेम चीज़ हुई है, तो दुनिया में 80% जो डेंटिस्ट होंगे या जो ओपन कर रहे होंगे, उनके साथ भी ये चीज़ होती ही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको इन सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका डर है ना, ये थोड़े टाइम के लिए है और ये सबके साथ होता है। ठीक है, बने रहिए इस डर के साथ और धीरे-धीरे ये आपका चला जाएगा, धीरे-धीरे आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। दूसरी चीज़ ये मैंने बहुत कॉमनली देखी है, वो है कंसल्टेशन एक्सप्लॉइटेशन। हम जब नया क्लिनिक ओपन करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि जब हम अपनी कंसल्टेशन फ़ीस नहीं रखेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आएँगे, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमसे कम से कम बात करने तो आएँगे, उसके बाद हम उनको ट्रीटमेंट के लिए जैसे ही कन्विंस कर लेंगे, फिर हम पेशेंट्स को कर सकते हैं और वहाँ से हमारा कंपनसेट हो जाएगा कंसल्टेशन फ़ीस। लेकिन ये अप्रोच गलत होती है। स्टार्टिंग में मैंने भी 2 दिन ऐसा ही करके देखा, मैंने सोचा चलो कंसल्टेशन फ़ीस नहीं रखते। लेकिन देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है आपसे बात करने के लिए, तब आप उसको चेकअप तो करोगे ही। आप ग्लव्स पहनोगे, आपके इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज़ होने चाहिए, आपकी डेंटल चेयर सैनिटाइज़ होनी चाहिए और कोविड आने के बाद तो ये प्रोटोकॉल्स और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसी 10 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती है, 10 तरीके के खर्चे होते हैं जो आपके लगते हैं। पेशेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप बहुत हाइजीनिक तरीके से उसको चेक करोगे। अगर आप गंदे ग्लव्स पहन के उसको चेक करोगे तो वैसे ही आपके क्लिनिक का नाम खराब हो जाएगा। तो आप ग्लव्स भी हमेशा चेंज करोगे, तो वो पैसे कहाँ से आएँगे आपके? वो तो आपका वेस्ट हो रहा है ना मनी। प्लस आपकी आप इतना उसके साथ बात कर रहे हो,
वो भी आपका एक तरीके से टाइम जा रहा है। चलिए ठीक है, आप सोचते हो कि ठीक है ये खर्चा हमारे लिए मायने नहीं रखता। दूसरी तरीके से इसको सोच के देखते हैं। अगर पेशेंट आपसे फ्री में बात करने आ रहा है ना, तो वो आपको कभी भी सीरियस नहीं लेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे होता था, मेरे पास पेशेंट आते थे, अरे डॉक्टर साहब थोड़ी सी सफाई कर दो, थोड़ा सा गुटखा फंसा हुआ है वो निकाल दो, ये फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है। ऐसे पेशेंट्स आपके पास खूब आ जाएंगे जब अगर आप फ्री कंसल्टेंसी देना शुरू कर दोगे। फिर क्या करोगे, आप स्केलर घुमाओगे, आप 3 वे सिरिंज से उसको क्लीन करोगे, अब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे। उसके बाद क्या होगा, पेशेंट उठेगा और चला जाएगा और वो आपको कुछ भी पे नहीं करेगा। आपको धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर आप कंसल्टेशन फ़ीस नहीं लोगे तो पेशेंट भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। भले ही आप मार्केट में सबसे कम कंसल्टेशन फ़ीस रखो, लेकिन आपको कंसल्टेशन फ़ीस रखनी चाहिए। अगर मार्केट वैल्यू 150 रुपीज़ है कंसल्टेशन की, तो आप भले 100 रुपीज़ रखो या फिर आप 150 रखो, लेकिन आपको रखनी चाहिए। आप 30 रुपीज़ रखो, चलो अगर आप रूरल एरिया में काम कर रहे हो, पेशेंट पे बिल्कुल नहीं कर सकता, आप 20 रुपीज़ रखो, 30 रुपीज़ रखो, लेकिन आपको कंसल्टेशन फ़ी रखनी पड़ेगी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में 2 दिन रखा फ्री, तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि उसके बाद जब तीसरे दिन से पेशेंट आने लग गए तो वो कहते अरे डॉक्टर साहब ने तो पैसे लेना शुरू कर दिया। तो उस चीज़ को वापस से मुझे लाइन पर लाने के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई। लोगों ने काफ़ी आर्ग्यूमेंट किए, लेकिन फिर उसके बाद कंसल्टेशन फ़ीस सेटअप हो गई कि ठीक है, अगर आपको बात करनी है तो आप कंसल्टेशन फ़ीस दो। तो इसलिए कंसल्टेशन फ़ीस हमेशा रखना, इससे पेशेंट अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि आप एक्सप्लॉइट होते हो। थर्ड चीज़ है ग्रीडीनेस, जो बहुत कॉमनली देखी गई है। जब हम नया क्लिनिक ओपन करते हैं तब हम सोचते हैं कि यार अब पेशेंट से पैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करें, या फिर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम सोचते हैं इसको किसी न किसी तरह ट्रीट करना है, चाहे वो ट्रीटमेंट पॉसिबल हो ही ना। फिर भी आप कहीं न कहीं ये सोचते हो कि नहीं मुझे तो इसको ट्रीट करना ही है, जो कि गलत होता है। लाइक इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ आपके पास कोई ग्रेड 3 मोबाइल टूथ लेकर आता है। वो आपको कहता है कि इसको आप स्टेबल कर दो। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको स्टेबल कर पाओ, क्योंकि अगर पेशेंट का ओरल हाइजीन बहुत ही बुरा है, उसके टूथ के अंदर कैल्कुलस जमा हुआ है और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी न किसी तरह इसको रोक दो। वो 2-3 डेंटिस्टों को भी दिखा के आ चुका है। उसने आपको आते ही कहा कि डॉक्टर साहब उस डेंटिस्ट ने ये बोल दिया कि ये तो नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। अब वो आपको चैलेंज करता है कि अब आप इसको रोको, क्योंकि आपने नया क्लिनिक खोला है। अब जो नए डेंटिस्ट होते हैं वो क्या सोचते हैं, यार अब इसको तो ट्रीट करना ही पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, हम अनएथिकल वेज यूज़ करते हैं। हम किसी तरह कॉम्पोजिट से ब्रिज करके पास वाले दांत से चिपका के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर क्राउन लगा देते हैं आसपास वाले दांतों पे। ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जिन जो वैलिडेट नहीं होते, या फिर हम देसी जुगाड़ लगा के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा आप कर तो दोगे, पेशेंट को खुश भी कर दोगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ फ़ेल हो जाएगी और आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसलिए ग्रीडीनेस मत रखो। अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो उसे मना कर दो। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि जब पेशेंट मेरे पास काफ़ी आने लग गए थे शुरुआत में, तब मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था। जैसे कोई पेशेंट आता था वो कहता था कि मतलब अलग तरीके की ट्रीटमेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, पेशेंट कहते थे वो करो। लाइक अगर उसको आरसीटी की ज़रूरत है तो पेशेंट कहता था आप तो सिर्फ फिलिंग कर दो, मेरा काम हो जाएगा। तो ये अनएथिकल वेज़ का यूज़ मत करना। थोड़े से पैसे कमाने के लिए अगर आप ऐसे अनएथिकल वेज़ पे जाओगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा। हमेशा एक ही चीज़ लेकर चलना कि आपके इंटेंशन सही होने चाहिए। अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि मैं इसको बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। सपोज़ आप आरसीटी कर रहे हो, आरसीटी में पेशेंट का पेन नहीं जा रहा, क्योंकि शुरुआती टाइम में ऐसा होता है, आपने चाहे कितनी ही प्रैक्टिस करी हो, लेकिन जब आप शुरुआत में क्लिनिक ओपन करते हैं तो आपसे गलतियाँ होती हैं और आप इंसान हैं, आपसे गलतियाँ होंगी, ये तो पक्का है। तो अगर नहीं जा रहा है पेन, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हो, आप उससे ट्रीट करवाते हो, आप एक्सपर्ट को पे करते हो, आप भले पे करो उसे, चाहे एंड में आपके पास कुछ भी ना बचे, कोई दिक्कत नहीं, पैसे आप वापस कमा लोगे। लेकिन एक बार अगर आपका नाम खराब हो गया तो आप नाम नहीं कमा पाओगे। शुरुआत का कुछ टाइम आपको ये सोच कर ही चलना है कि ठीक है ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, आप कमाने का मत सोचना, आप पैसों के बारे में मत सोचना शुरुआत में, सिर्फ चलने देना उस चीज़ को।
जो एथिकल है वो करना। क्योंकि शुरुआत में मुझे याद है कि मैंने जब आरसीटीज़ करी थी, तो कुछ आरसीटीज़ फ़ेल हो गई थी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, हो गई। मैंने सीनियर्स को बुला के उस आरसीटी को सही करवाया, पैसे अपनी पॉकेट से दिए, पेशेंट से ज़्यादा चार्ज किया नहीं, जो मैंने पेशेंट को कोट किया था मैंने उससे उतना ही चार्ज किया। एंड में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आई वाज़ स्टिल हैप्पी कि मैंने पेशेंट को सही ट्रीट किया। क्योंकि जब आप रात को सोने जाते हो ना, तब आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि आपने सही किया, आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप गलत करोगे ना, तो आप बहुत परेशान रहोगे और हो सकता है कि आपको डिप्रेशन भी हो जाए। तो ये गलत रास्ते मत लेना, सही तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना, आपका क्लिनिक रन करेगा। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका ये होता जाएगा, जैसे-जैसे आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, आपका हैंडवर्क इम्प्रूव होता जाएगा और पैसे अपने आप फ्लो होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसलिए ग्रीडी मत बनना। चौथी चीज़ जो मैंने देखी है वो होती है सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि जो डॉक्टर होता है, उसके सर के बाल उड़े हुए होते हैं, या फिर उसकी सफ़ेद दाढ़ी होती है, या फिर उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, या वो मोटा तगड़ा सा होता है। तो कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो एक डॉक्टर के लिए सोसाइटी बना के चलती है। और अगर आप यंग दिखते हो, तो पेशेंट आपको आके कहेगा, अच्छा आप ही डॉक्टर हो, लगते तो नहीं हो आप डॉक्टर हो। तब हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यंग दिखते हो, तो वो आपकी अच्छाई है। आप ये मत सोचो कि मैं बड़ा दिखने की कोशिश करूँ, मैं अलग दिखने की कोशिश करूँ, तो वो कोशिशें मत करना। आप जैसे दिखते हो, आप वैसे ही अपना काम करते रहो, सोसाइटी में आपका नाम हो जाएगा। लोग ये कहेंगे, क्योंकि आज भी मुझे याद है कि क्लिनिक पर आने वाला हर पेशेंट मुझसे पूछता था, आप ही डॉक्टर हो? लगते तो नहीं हो। लेकिन आज सोसाइटी के अंदर, मेरे आसपास के एरिया के अंदर मेरा ये नाम है कि लोग कह के भेजते हैं पेशेंट को, यार उस डेंटिस्ट के पास जाना, दिखने में लड़के जैसा है लेकिन इलाज बहुत अच्छा करता है। तो आपको स्टैंड आउट होना है, सबसे अलग दिखना है, और ये आपकी अलग पहचान है। अगर आप यंग दिख रहे हो तो आपकी अलग एक क्वालिटी है ना, तो आप उसको क्यों सोच के चल रहे हो कि यार मैं तो यार यंग दिख रहा हूँ, लोग तो डॉक्टर ही नहीं समझते। तो आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, खुद के ऊपर दाढ़ी बढ़ा लेते हो, वो चीज़ें मत करना। आप जैसे दिखते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली मैं आपको यही कहूँगा कि देखो, डर बहुत लगता है क्लिनिक ओपन करने के बाद। काफ़ी सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती है, फाइनेंस खुद मैनेज करना पड़ता है, सैलरीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है, हाइजीन खुद मेंटेन रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको एक के बाद एक चीज़ें इम्प्रूव करते रहना है। आप हमेशा यही सोचो कि मैं इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करूँ। आप डर के, थक के, हार के बैठो मत, क्योंकि कई बार हम अपनी हिम्मत को तोड़ देते हैं कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, आपसे ही होगा और आप ही को ही करना है, आपसे हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, तो हर कोई कर सकता है, और लोग कर भी तो रहे हैं ना, तो हो जाएगा। कंसल्टेशन फ़ीस लेनी है, चाहे कम लो लेकिन लो। इंटेंशंस हमेशा अच्छे रखो, पेशेंट का बुरा मत सोचो, क्लिनिक बहुत अच्छा चलेगा। सो दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।